अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है, न्यू अमेंडमेंट इन नैब लॉ 2022 में जो नई गवर्नमेंट आई है उसने नैब के कानून का सत्यानाश करके रख दिया, तहस नहस करके रख दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ा का खेज इसमें अमेंडमेंट की गई है जो एक आम इंसान भी समझ सकता है कि किस तरीके से कानून का मजाक उड़ाया गया है। आज हम देखते हैं कि वो कौन सी जो तरमीम है नैब ऑर्डिनेंस जो 99 का था उसमें कर दी गई है। उसके लिए देखिए, अगर हम देखते हैं मुख्तलिफ सेक्शन को, अगर हम देखते हैं करप्शन को देखते हैं, तो करप्शन से अगर कोई प्रॉपर्टी बनाता है तो उसकी वैल्यू मार्केट पर नहीं होगी बल्कि कलेक्टर रेट पर होगी। सबसे पहले तो उन्होंने ये अमेंड किया है कि अंडर सेक्शन 9 में जो अमेंडमेंट की है उसमें यह है कि करप्शन की जो प्रॉपर्टी बनाई गई है उसका रेट मार्केट रेट नहीं होगा। मार्केट में जो उसका कलेक्टर जिस पर हम टैक्स अदा करते हैं वो रेट काउंट होगा। और इसी तरह से अकाउंट में अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो अकाउंट में वो तब तक जब तक के अकाउंट में बैलेंस होगा ट्रांजैक्शन की एंट्री को नहीं माना जाएगा, चाहे वो करोड़ों की एंट्री हो या अरबों की एंट्री हो। उस वक्त माना जाएगा जब उसको ट्रांसफर करेगा, जब तक नहीं करेगा अगर वैसे मौजूद है तो फिर वो एंट्री को नहीं माना जाएगा। अगर पैसे हैं तो वो भले करप्शन के भी पैसे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मजे की बात जो है, चीटिंग और फ्रॉड कोई जुर्म नहीं होगा। इस नए लॉ के तहत जो अमेंडमेंट हुई है, चीटिंग करते हो फ्रॉड करते हैं ये कोई जुर्म नहीं होगा जब तक कि उसकी नीयत को न साबित किया जा सके। अब नीयत को साबित करना कोई आसान बात नहीं है। कोई भी अगर चीटिंग करता है फ्रॉड करता है तो ये कोई जुर्म नहीं है। ये एक अमेंडमेंट कर दी गई है। अगर हम बात करते हैं सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट, सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट में चीटिंग फ्रॉड अगर कोई होती है तो वो भी नैब के जुमरे में नहीं आएगी। कमर्शियल तरीके से अगर आपने किसी के साथ चीटिंग की, कोई फ्रॉड किया है तो वो नैब के अंडर नहीं आएंगे। अगर कोई कारोबार के लिए पैसा लेता है और इन्वेस्टर को रकम देता है नफा की और बाद में कारोबार नुकसान हो जाता है, पैसे नहीं देता है, तो भी ये चीटिंग नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि एक ये जो है तरमीम, जो कानून में जो तरमीम की गई है ये टैक्स के मामलात में नहीं है। अगर टैक्स के मामलात में अगर कोई होगा, गवर्नमेंट के मैटर्स में होगा तो ये भी लागू नहीं होगा। अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं सेक्शन 10 की अमेंडमेंट भी की गई है और इसमें देखिए बेनिफिट ऑफ डाउट 382 भी उसको सीआरपीसी का वो भी मिलेगा। और अंडर सेक्शन 14 में जो उमिट कर दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि अगर अंडर सेक्शन 30 के तहत अगर मुलजिम छूट गया है तो ऑफ कोर्स उस पर जो ये रिस्पॉन्सिबल जो आदमी होगा नैब का उसको सज़ा होगी। यानी मुलजिम अगर एक्यूट हो जाता है, मुलजिम अगर छूट जाता है, उसको सज़ा नहीं होती तो उल्टी सज़ा नैब के उस बंदे की होगी जो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब इसी तरीके से अंडर सेक्शन 15B को भी उमेंड कर दिया गया है, इसको भी ख़त्म कर दिया गया। और इसी तरीके से सेक्शन 23 भी उमेंड कर दिया गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। यानी अगर कोई मुलजिम अपनी उसने करप्शन से प्रॉपर्टी बनाई है और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किसी और के नाम, अपने किसी रिश्तेदार के नाम कर देता है तो भी जान छुड़ा सकता है, तो भी नैब कुछ भी नहीं कर सकता। यानी इधर से करप्शन करो और इधर से प्रॉपर्टी अपने बेटे, अपनी बीवी, अपने भाई बहन के किसी के नाम कर दो, जान छूट गई, आपको नैब नहीं पकड़ सकेगा। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं सेक्शन 18B को भी उमेट कर दिया गया है। और 18B में यह कहा कि चेयरमैन नैब के ख्याल में अगर ज़रूरी हो तो किसी के खिलाफ इंक्वायरी हार्ड कर सकता है, ये भी ख़त्म कर दिया गया है। अंडर सेक्शन 21G इसको भी उमेट कर दिया गया है। यानी वो तमाम कागजात जो फॉरेन कंट्री से आते हैं वो बतौर एविडेंस साबित होते थे, एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर माने जाते थे, अब इस सेक्शन 21G को भी ख़त्म कर दिया गया है। इसके तहत फॉरेन गवर्नमेंट के, फॉरेन कोर्ट के अगर कोई डॉक्यूमेंट्स करप्शन के आते हैं तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। वाह, ज़बरदस्त। और इसके अलावा अंडर सेक्शन 24 उसमें भी अमेंडमेंट कर दी गई है नैब ऑर्डिनेंस में। उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे कागजात, सबूत पेश करने होंगे, गवाह देने होंगे और 14 दिन के अंदर जो है वो उसकी इंक्वायरी मुकम्मल करनी। इसी तरीके से जो अंडर सेक्शन 25 में अमेंडमेंट की गई है वो ये है, अगर को एक्यूज
कोई एक्यूज पर जुर्म साबित हो जाता है और वो रकम प्ली बार्गेनिंग के जरिए वापस कर देता है, तो उसका असर दूसरे एक्यूज पर नहीं पड़ेगा। यानी को एक्यूज अगर जुर्म तस्लीम कर देता है तो दूसरे मुलजिम पर उसको कोई असर नहीं पड़ता। को एक्यूज अगर एक मुलजिम पर इल्ज़ाम भी लगा देता है, कहते हैं हाँ मैंने करप्शन की है और ये भी मेरे साथ है, तो भी उसके बयान की कोई हैसियत नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं न्यू सेक्शन 31D ऐड किया गया है कि ये कहा गया कोई बैंक किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता जब तक कि वो स्टेट बैंक से इजाजत नहीं लेता। इसके अलावा एक और सेक्शन 33F का भी ऐड किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि नैब अगर कोई कार्रवाई करेगा, चोरी छुपे करेगा, सीक्रेट तौर पर करेगा, इस पर कोई पब्लिक बयान नहीं देगा, अखबार में नहीं देगा, किसी को बताएगा नहीं, शो नहीं करेगा मैं किसके खिलाफ करप्शन का केस कर रहा हूं। पहली तो बात यह है कि अगर वो जुर्म साबित नहीं कर सकता तो नैब पर ही 5 साल सज़ा हो जाएगी। और इसी तरह का अगर छोटा मोटा कोई कुछ करता भी है तो वो चोरी छुपे करेगा, सामने अगर लाएगा तो भी नहीं कर सकता, अदरवाइज उसको सज़ा देगी। अगर 33G में ये भी इजाफा किया गया है, अगर इसी तरीके से कोई बयान पब्लिक में देता है कि मैंने फलां के खिलाफ कोई केस वो किया हुआ है, फाइल किया है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो उस सूरत में 1 साल सज़ा और 1 मिलियन उस पर जुर्माना होगा कि आपने क्यों दूसरों को बताया कि आपके खिलाफ केस चला। वेरी इंटरेस्टिंग जो ये अमेंडमेंट की गई है नैब में। यानी एक तरह से नैब का कानून खुली छुट्टी दी गई है करप्शन के लिए। जो सियासी लोग हैं वो करप्शन करें जिस तरीके से चाहे, चीटिंग करें, फ्रॉड करें, प्रॉपर्टी लें, दूसरे के नाम ट्रांसफर करें, कोई कुछ पूछ नहीं सकेगा। अगर गलती से किसी नैब ने पकड़ लिया, कोई केस वो हो गया और साबित नहीं कर पाया, तो फिर बार अब सबूत भी उसी पे होगा, नैब पर होगा कि उसने साबित करना होगा, और तो फिर उस पर 5 साल सज़ा होगी कि आपने इस पर झूठा केस क्यों बनाया। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाज़त दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।